हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 2 करेंगे यहाँ पर। पहले पर काफी अच्छा रिस्पांस आया, इस वजह से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग रिस्पांस देते रहेंगे तो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। आप लोग एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए कि हम लोग जो है इसको आगे तक देखना चाहते हैं। और काफी सारे लोगों ने पूछा था कि क्या इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी करने वाले इसको देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, जीएस का हर जगह सेम होता है। बाइलिंगुअल रहेगा, ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। चलिए इसमें शुरू करते हैं। पहले जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में एप्टीट्यूड रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जीएस का, 10 तेलुट रेगिस्तान जो कि एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है, यानी ह्यूज सेलाइन डेजर्ट, ये कहाँ पर है? तो वैसे तो ईरान आपको पता होगा, लेकिन अगर पूछ ले कि ईरान में कौन से प्रोविंस पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान के करमान प्रोविंस में ये 10 तेलुट रेगिस्तान पड़ता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये ईरान का मैप है। ईरान की कैपिटल ये तेहरान दिखाई जा रही है। ये आपका 10 तेलुट रेगिस्तान है यहाँ पर। ये जो सफ़ेद से दिखाया जा रहा है, ये 10 तेलुट है। ये आपका करमान प्रोविंस में पड़ता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये है 10 तेलुट। देखिए, जो भी हमारे प्रिय सब्सक्राइबर बिहार से हैं या फिर बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा बिहार जीके बीपीएससी बीएसएसएससी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस लिंक से। यहाँ पर आपके करीब 22,000 है इस समय। इसको और भी लोगों को आगे बढ़ाइए, इस लिंक से ज्वाइन करिए और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। यहाँ पर लगातार आपको बिना कोई पेड प्रमोशन के, ठीक है, बिना कोई डिस्टर्बिंग एडवर्टीजमेंट के लगातार स्टडी मटेरियल पोस्ट किया जाता है, फ्री वाला। आप इससे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो हमारे देश का मैप अगर आप देखें, थोड़ा सा पुराना है, इसमें तेलंगाना का डिवीजन नहीं दिखाया है और लद्दाख वाला भी, लेकिन हमको हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे हिमाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश है हमारा। ये कहीं से भी पाकिस्तान को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पंजाब इससे टच हो रहा है, जम्मू कश्मीर टच हो रहा है, राजस्थान और तो हो ही रहा है यहाँ पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं टच हो रहा है इससे। हिमाचल और उत्तराखंड बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं आपके पाकिस्तान को। ये चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं बल्कि, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। भारत के केरल राज्य में जो कुट्टनाड जो है, इससे संबंधित तथ्य पर विचार करें, वो बताइए कि सही कौन सा है, ठीक है। पहला है कि समुद्र तल से ऊपर अपने खेती के समुद्र तल के नीचे, ठीक है, समुद्र तल के नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, नीचे लिखा, ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी, अबव सी लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अबव सी लेवल जो है अपने तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बिलो सी लेवल के लिए जो है प्रसिद्ध है, अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड रीजन ऑफ इंडिया पर सिचुएटेड है, नहीं, ठीक है, लोवेस्ट पर है। और राइस बाउल ऑफ केरल इसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा केवल और केवल सी वाला, राइस बाउल ऑफ केरल इसको बोलते हैं, कुट्टनाड को। केरल टूरिज्म की वेबसाइट पर अगर हम जाकर के देखें तो आपको कुट्टनाड के बारे में पता चल जाएगा। कुट्टनाड को हम कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे निचली एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड जगह है, ठीक है, मतलब सी लेवल के भी नीचे 2-3 मीटर। तो ये अब प्रसिद्ध किस लिए है? सी लेवल के 2-3 मीटर नीचे, यानी सी के अंदर 2-3 मीटर पर ये पैडी उगाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड है जहां पर जो है फार्मिंग होती है सी लेवल के 2-3 मीटर नीचे। एक नीदरलैंड में है, वहां पर होती है, और एक यहाँ पर होती है। कुटनाड जो है एक ये फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप है। यहाँ पर आपको रिवर्स, पैडी फील्ड्स, बैक वाटर्स, मार्शेस, वेटलैंड वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पैडी फील्ड जो कुटनाड में उगाया जाता है, चावल के खेत, उनको पुंछ वयाल बोलते हैं। 3 तरह की भूमि पर उगाते हैं ये लोग। इसको करडप्पम बोलते हैं, अपलैंड राइस फील्ड, कयाल बोलते हैं, वेटलैंड राइस फील्ड, और बोलते हैं कारी, यानी लैंड बरीड विद ब्लैक कोल लाइक मटेरियल। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 2013 में एफएओ ने, यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कुटनाड की ये फार्मिंग को ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स का ये जो है पुरस्कार या फिर रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है। कुटनाड के सिमिलरिटी की तरह जो आपको टेक्निक देखने को मिलती है, डच नीदरलैंड का जो पोल्डर सिस्टम है उससे संबंधित है। अब मैंने ये काफ़ी सारी डिटेल्स इसलिए बताई है क्योंकि आप कभी भी कुछ मेंस के बारे में लिखें यूनिक एग्रीकल्चर में, आप ये कुटनाड को मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स में नहीं रहता है ज़्यादा, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित कंचनजंगा विश्व की डैश सबसे ऊंची चोटी है और ये किन 2 नदियों के बीच पूर्व पश्चिम में स्थित है, ये बताना है। तो कंचनजंगा 3rd पर है,
अगर ये आपको पता था तो आपने कर लिया होगा इसको। और तीस्ता और तामूर रिवर के बीच है, ठीक है, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी। बताना नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, सॉरी, ठीक है, अनाईमुड़ी। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, डोड बेट भी तो दिया हुआ है ना। डोड बेट तो पूरे वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा है, 2637 किलोमीटर मीटर पर। तो आंसर होगा ए, ठीक है। लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, मुझसे खुद हो गई। तो डोड बेट है, अनाईमुड़ी नहीं है। 2637 मीटर पर डोड बेट। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो राजस्थान में तो आपको पता है, अगर इंटरनल पूछ ले ये कहाँ पर है, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे से पास होती है। तो जवाहर सुरंग पास होती है आपकी बनिहाल पास से, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे बनिहाल पास है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्यों को पहचानना है। तो सबसे लंबी किसकी है, सबसे लंबी तट रेखा जो है आपकी गुजरात की। तो ये दोनों तो हो गए डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है मेघालय कोई ऐसा वाटर बॉडी से घिरा ही नहीं हुआ है, तो गुजरात और गोवा इसका आंसर होगा। सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात के पास और फिर है गोवा के पास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह है। तो ये आंसर आउट कर दिया हमने इसमें। सबसे अधिक जनसंख्या वाला समूह है भील, और फिर है गोंड, फिर है संथाल, और फिर है नाइकड़ा। तो ये जो है बी आंसर यहाँ पर सही होगा, भील। तो इसमें अब बिहार का क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे गर्म जिले का नाम बताइए सबसे पहले, और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले का नाम बताइए। गया सबसे गर्म, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी। तो सी यहां पर सही है। भारत के राज्य चिन्ह का उत्कीर्ण पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है सत्य की विजय होती है, ये कहाँ से लिया गया है। तो लिया गया मुंडोक उपनिषद से। यह पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसको ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ये इस तरीके से इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस उपनिषद में बात कही गई है कि पुरोहितों का मंत्र पढ़ना मेंढकों के टरटराने के बराबर है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख जो है किस हड़प्पा के स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 10 बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है आपका धौलवीरा गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा युगीन स्थल सुरकोतड़ा का उत्खनन किसने किया था। सुरकोतड़ा का उत्खनन किया है मिस्टर जेपी जोशी ने, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख कई बार किया गया है, और ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो दो क्वेश्चन है इसमें। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका किया गया है, सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है सिंधु का, सबसे पवित्र बताया है सरस्वती को, ऑप्शन नंबर डी। सही विकल्प का चयन करना है। गौतम बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, ये करेक्ट है, ठीक है। और जो है अपने 10 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, नहीं, अपने 5 कंपेनियंस को दिया था, 10 लोग नहीं थे पहले सरमन में, ये इनकरेक्ट हो गया। पहला सरमन में जो है ये कहा जाता है धर्म चक्र परावर्तन या धम्म चक्र परावर्तन। महापरिनिर्वाण तो बुद्ध की डेथ को बोलते हैं, ठीक है, उनके जो है देह छोड़ने को बोलते हैं महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। यहाँ पर नन ऑफ दीज भी, स्कोप खत्म इसका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है आपका। इसके बाद हम लोग 42 नंबर बात करेंगे। इनमें से कौन से ऐसे बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं, यानी ऐसे फिलोसफर जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने माध्यमिका कारिका इस वाली पुस्तक की रचना की है। इनका नाम है नागार्जुन, और इन्हें भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत के आइंस्टीन कौन है, तो ये है नागार्जुन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी कुमार गुप्त वही हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और धर्मपाल वही हैं जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो ये है हम्पी, कर्नाटक में, ऑप्शन बी। हम्पी बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जिला है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। अब जहाँ तक इसको बनवाने वाले राजा का सवाल है कि किसका वहाँ पे राज था हम्पी में जब ये मंदिर बना था, तो ये थे देवराय
सेकंड। इसके अलावा तंजौर तमिलनाडु में भी एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। और अगर बृहदेश्वर और विरूपाक्ष दोनों के बीच में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ही मंदिर लॉर्ड शिवा यानी भगवान शंकर को डेडिकेटेड हैं। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर था इसे बनाया था चोल वंश के राजा राज प्रथम ने। और ये वाला जो मंदिर है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है तंजावुर में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 44 नंबर। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कि 2021 का जूनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप यानी पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है जूनियर लेवल पे, उसे इंडिया में खेला जाएगा क्या। तो जी हाँ, इसका आयोजन इंडिया में होगा 2021 के लास्ट में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। और दूसरा है कि सिमिलर वर्ल्ड कप लेकिन विमेन के लिए, महिलाओं के लिए जो सेम टूर्नामेंट है वो साल 2021 में पहली बार आयोजित होगा और वो भी दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी बात एकदम सही है। और दोनों फरवरी 2020 की न्यूज़ हैं। हमारा जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है फरवरी 2020 का, उसमें आपको हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए या फिर इनडायरेक्टली इस बारे में बात की जाए। तो फिलहाल इसके दोनों आंसर करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों ही सही है। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दीवाने खैरात और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का उस समय नाम हुआ करता था दफ्तर ए रोजगार। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी, जिनके नाम पे उत्तर प्रदेश में एक जिला भी है जिसका नाम है फिरोजाबाद। ये कानपुर दिल्ली रेल रूट पे पड़ता है। और जो शेर शाह सूरी हैं ये वही हैं जो कि हुमायूं के समकालीन थे और कुछ समय तक इन्होंने राज भी किया था। और इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड की स्थापना भी की थी। और इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। ये बिहार जीके में ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। फरवरी 2020 में इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको एक तूफान का सामना करना पड़ा था जिसका नाम था डेनिस। तो डेनिस तूफान कहाँ पे आया था, यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, नीदरलैंड और ये सब देश शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यूनाइटेड किंगडम। और साल 2020 का जो सबसे चर्चित विषय है वो है चाइना, क्योंकि वहीं पे वुहान में 2019 की शुरुआत, अंत में मतलब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। और जो लोग करंट अफेयर से चर्चा में नहीं रहते हैं वो भी ये बात जानते हैं। साल 1974 में जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी। अब ये जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में, ये बना था साल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये वही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको बदल करके कर दिया गया था इस पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट है जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी। 1813 के चार्टर एक्ट में ये हुआ था कि चाय और चाइना के साथ जो व्यापार है इन दोनों के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। और 1833 में तो पूरे कॉमर्शियल फंक्शन ही ख़त्म कर दिए थे कि आप बस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहो, ज़्यादा व्यापार ना करो, या फिर कह लीजिए एकदम ना कर पाओ। ये भी 1833 में ही हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पोस्ट का नाम बदल के वॉइसरॉय कर दिया गया था 1858 के एक्ट के तहत, जिसे पॉपुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता था। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके संविधान से भारतीय संविधान में एक इम्पॉर्टेंट फीचर जोड़ा गया है, जो कि है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड मोर पावर इज वेस्टेड इन द यूनियन।
भारत की संरचना कैसी है? बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर पूरा भारत बन गया है ना। एक तो ये वाली चीज़, और दूसरी ये कि कोई भी प्रदेश, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, कल को अपना ये अलग देश नहीं बना सकता और ये इंडिया से भाग नहीं सकता, ये इधर नहीं आ सकता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि ये जो देश है आपका, ये इन दोनों राज्यों को मिला के ऐसे एक बना दे, या फिर अगर कोई राज्य ऐसा है तो इससे 3-4 राज्य बना दे। ऐसा यूनियन बिल्कुल कर सकता है और इसीलिए इसको ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। तो ये वाला फीचर हम लोगों ने लिया था कनाडा से, ऑप्शन सी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक इम्पॉर्टेंट फीचर लिया गया था उस टाइम पे, जो कि है कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट। और इसके अलावा जो संसद भवन का कंसेप्ट है, ये लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन से। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लिए गए थे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये सारी बातें यहाँ पे याद रखने योग्य हैं। डैश कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में ऐसा कौन सा फीचर है जो कि सिमिलर है अमेरिका के बिल ऑफ राइट से, कि जो फीचर अमेरिका के बिल ऑफ राइट में है वही फीचर इस वाले पार्ट में है। इसका नाम क्या है? मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उद्धृत हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम लोगों ने डिराइव की थी सोवियत यूनियन के कंसेप्ट से, जो आज की डेट में रशिया है। और डीपीएसपी, ये अभी अभी बताया ही था, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, इसे जगह मिली थी 1976 के संविधान संशोधन के तहत, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा थी उस टाइम पे, उसके लीगल एडवाइज़र का पद इन्हें मिला था? ये कौन है? तो ये हैं BN राव या फिर बेनिगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। एक पोस्ट उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, और ये तो सभी को पता है, इनका नाम है BR अम्बेडकर। ये थे। संविधान का कौन सा आर्टिकल और उस आर्टिकल में जो भी फीचर है उसका भी नाम बताइए। इन दोनों को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिया था BR अम्बेडकर ने। तो स्टेटमेंट देने वाले का भी नाम ध्यान रखिए, और जिसे ये संज्ञा दी गई थी उसका नाम है आर्टिकल 32, जिसके तहत अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सारी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट को आपकी बात सुननी पड़ेगी, वे लोग वहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है आर्टिकल 32 में। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल वही ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन है जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में प्रस्तुत किया था, और इसे ही बाद में जाकर प्रियम्बल बना लिया गया था। आर्टिकल नंबर 17 ये संबंधित है अनटचेबिलिटी से, यानी जो छुआछूत वाली जो चीज़ें हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 18 जो है ये संबंधित है अबॉलिशन ऑफ टाइटल से, यानी कि कोई ज़बरदस्ती राजा महाराजा बन के नहीं घूम सकता है। और आर्टिकल नंबर 14 में दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जिसके तहत ये बात एकदम क्लियरली बताई गई है कि 6 से 14 वर्षों के जितने भी बच्चे हैं सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और साथ ही साथ वो शिक्षा फ्री भी होनी चाहिए। ये वाली बात बताई गई थी आर्टिकल नंबर 21A में, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ऑप्शन ए। ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो समय समय पर इसमें बदलाव लाते रहें, और इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर हैं वो हमारे पक्के रहें। इसके अलावा आर्टिकल 19A ये संबंधित है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से।
जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। तो अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात आ जाए एग्जाम में तो आर्टिकल 19A, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और आर्टिकल नंबर 22 में ये बात बताई गई है कि कौन कौन सी ऐसी सरकमस्टेंसेस हैं जहाँ पे किसी पर्सन को पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट होते टाइम भी किसी पर्सन को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। ये वाली बातें आर्टिकल 22 में हैं। और आर्टिकल 24 में ये बात बताई गई है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी भी हालत में आपको फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। हेबस कॉर्पस से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिकॉज पूछा है रिलेटेड टू, मतलब सही वाला। तो ये एक ऐसी रिट है जो कि कोर्ट इशू कर सकती है कि अगर पुलिस वालों ने किसी को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर वो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे, उनको पेश करना ही पड़ेगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं, पर्सन को सामने सामने पेश करना पड़ेगा जब तक सारी सिचुएशन नॉर्मल है। पर्सन इज रेंडर्ड विद इट्स बॉडी, ऑप्शन बी। और हेबस कॉर्पस इकलौती ऐसी रिट है जो कि प्राइवेट और सरकारी किसी भी आदमी के खिलाफ लागू हो सकती है। इनमें से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके तहत फ्री लीगल असिस्टेंस, यानी कि एकदम फ्री में इंसाफ मिलने का जो प्रोसेस है, ये वाली चीज़ शामिल की गई थी? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटी वाला कंसेप्ट स्थापित किया गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे। अगर आपको ये पता है कि साल 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, 43वां तो आया ही नहीं था, तो पहला ऑप्शन गलत। 1976 में अगर आपको पता है कि सिर्फ 42वां संविधान संशोधन आया था, 40 या 41वां नहीं, तो ऐसे आप बाकी ऑप्शन हटा सकते थे। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं? नॉमिनेट का मतलब ये है कि उन्हें सीधे सीधे सदस्यता मिल सकती है बिना कोई चुनाव लड़े। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो सिर्फ 2 मेंबर, और ये दोनों मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं जो कि 4 इम्पॉर्टेंट फील्ड से आ सकते हैं, और ये है आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस। इनके जो एक्सपर्ट हैं वो सीधे सीधे यहाँ शामिल हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट जी ऐसा चाहते हैं तो ये चीज़ हो गई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि राज्यसभा में जो ये नॉमिनेट करने की प्रक्रिया है ASLS के तहत, ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने लिया था आयरलैंड के संविधान से। एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बाहिनी दरबार, इसके बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है एकदम? तो पहला है कि इसे राजस्थान के रीवा जिले में प्रकाशित किया जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि रीवा जिला राजस्थान में है ही नहीं, वो मध्य प्रदेश में है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि ये एक हैंड रिटन न्यूज़पेपर है, हाथ से लिखा हुआ न्यूज़पेपर है जो कि बघेली, जो वहाँ की लोकल बोली है, उसमें छपता है ये। तो यही बात एकदम सही है, ऑप्शन बी। और बाकी ये 2008 से पब्लिश होना चालू हुआ था, 6 से नहीं, इस वजह से ये गलत। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बनाना हो कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ कर लीजिए 2008 और बाकी ऊपर वाला सही हो जाएगा अगर रॉन्ग पूछे तो, बिकॉज सेम रीज़न कि रीवा जो है वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं। 11 अक्टूबर 2014 को इनमें से कौन है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? अब ये हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। और चूंकि ये बिहार से संबंधित हैं इस वजह से ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसीलिए इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2012 से 2017 के बीच में इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी? तो ये 12 नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। और जहाँ तक इसकी थीम का सवाल है तो इसके अंतर्गत डेवलपमेंट पे फोकस किया कि ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से एक्यूरेसी के साथ
कि जो भी डेवलपमेंट है वो दिखना चाहिए और साथ ही फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, इस वजह से सस्टेनेबल भी। तो ऑप्शन ए। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो कि फरवरी 2020 में कंडक्ट हुआ था, इसमें बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह को मिला था क्या, गली बॉय के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि आर्टिकल 15 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था क्या, तो ये गलत बात है, गली बॉय को ही ये अवार्ड मिला था। और ये जो फिल्म है गली बॉय, इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, सीधे सीधे 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं साल 2020 तक। और तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है कि इस फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर थी क्या, तो बिल्कुल यही थी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला तीसरा एकदम सही है, 1 और 3 ओनली, सी। अगर एग्जाम में क्रिटिक्स वाले अवार्ड पूछ लिए जाएं तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर का अवार्ड आयुष्मान खुराना को मिला था आर्टिकल 15 फिल्म के लिए। उसके बाद है 61 नंबर, मल्होत्रा कमेटी। ये जो मल्होत्रा समिति बनाई गई थी, कौन से पर्पस के लिए बनाई गई थी? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय बीमा क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत थी, इंश्योरेंस सेक्टर में, इस वजह से ये समिति बनाई गई थी। तो इसका संबंध किसके साथ हुआ? रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, ऑप्शन बी। अलग अलग कमिटीज़ समय समय पर बनती रहती हैं और जो करंट अफेयर में बनी है ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए उनसे टच में बने रहना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर बी होगा। ऐसे फाइबर बताइए जो कि केमिकल सब्सटेंस से तो बने हो लेकिन प्लांट और एनिमल का कोई सोर्स उसमें यूज़ नहीं किया हो। यानी ऐसे फाइबर एक तो मैन मेड होने चाहिए और दूसरी बात उनको बनाने के लिए पेड़ पौधों या फिर जानवरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो कि प्योरली केमिकल के बने होते हैं, जैसे पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, ये सब। मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों हमें नेचुरल रूप से सीधे सीधे नहीं मिल सकते, एक्सपेरिमेंट करके इनको चेंज करना पड़ता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैन मेड फाइबर बनाने के लिए आप प्लांट और एनिमल के सोर्स को यूज़ कर सकते हो, जबकि सिंथेटिक फाइबर के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैन मेड फाइबर जिसमें प्लांट और एनिमल का यूज़ किया होता है, उसका एग्जाम्पल है रेयॉन जो कि सिल्क के तरीके से है। नेचुरल फाइबर जो कि आपको सीधे सीधे मिलते हैं प्लांट और एनिमल से, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, जैसे जूट हो गया, ये सब। फिलहाल इसका आंसर होगा सी। ऐसा प्रोसेस बताइए, फिजिकल प्रोसेस है ये, जिसमें एक सोल्यूशन आप लेते हो और उसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं 1-2 घंटे बाद नीचे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चॉक और पाउडर का मिक्सचर लिया, पानी में घुली हुई चॉक लेके आप आए, ये है सिंपल सी बात। 2 घंटे बाद जब आप वापस आइएगा तो देखिएगा कि पानी पानी ऊपर रह गया और चॉक का जो पाउडर है वो ऐसे नीचे बैठ गया। इस वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन, बिकॉज ये जो नीचे बैठ गया इसे बोलते हैं सेडिमेंट और प्रोसेस हुआ सेडिमेंटेशन, अवसादन। ए। विनोइंग का मतलब सिंपली ये है कि जैसे आपने गांव में देखा होगा कई सारी महिलाएं एक प्रकार के लकड़ी के बने बर्तन में अनाज ले लेती हैं और उन्हें हवा में उछालती हैं ताकि उनसे जो धूल है वो हवा में रह जाए और अनाज नीचे बैठ जाए। इस वाले प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब सीधे सीधे छन्नी से छानना, फॉर एग्जांपल जैसे चाय छानी जाती है। सीविंग का मतलब चलनी से आटे को छानने वाली जो प्रक्रिया है। बीज निकलते समय इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेडिकल से निकलता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़मीन के अंदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस वाले पार्ट को जड़ बोलते हैं। और इसी वजह से प्लांट अपने पूरे जीवन काल में हमेशा एक ही पोजीशन पे फिक्स रहता है। इसका आंसर होगा बी। स्टेमन और स्टिग्मा दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं फ्लावर में, ये ध्यान रखिएगा। स्टेम का मतलब सिंपली होता है तना, जिस पे बहुत सारी शाखाएं उगी होती हैं पेड़ की। उसके बाद है ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसमें आप एक लिमिट से ज़्यादा सल्यूट नहीं डाल सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे?
जैसे मान लीजिए ये पानी है, इसमें आपने चीनी डालना चालू किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसमें ज़्यादा चीनी और घोल ही नहीं पाएंगे, और अगर आप उस ज़्यादा चीनी को घोलना ही चाहते हैं तब आपको इस वाले सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक लिमिट से ज़्यादा चीनी इसमें नहीं जा सकती, ये यहाँ पे बात बोली जा रही है। और इस वाले सोल्यूशन को क्या कहेंगे जब आप ज़्यादा चीनी नहीं डाल पा रहे हैं? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, डी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब वही जिसमें आगे सोल्यूट डाला जा सकता है, चीनी या नमक जो भी है। गैसियस सोल्यूशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एयर, हवा, बिकॉज उसमें जो कुछ भी है सब गैस है। फ्लूइड सोल्यूशन में दो टाइप के सोल्यूशन आते हैं, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। अर्थवॉर्म यानी केचुओं के बारे में इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कि गलत है? तो पहला है उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल सही है, उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। दे हैव मसल्स इन देयर बॉडी, सिर्फ मांसपेशियां पाई जाती हैं उनके शरीर में, ये भी बात यहाँ से सही है। दे रिलीज अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड, ये जो भी अपच खाना जो कि रिलीज़ करते हैं अपने शरीर से वो मिट्टी में जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी बंजर हो जाती है, उसमें आगे खेती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। यही तो बात गलत है ना। जो भी इनका एक्सक्रीशन है केचुओं का, वो जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है जिससे वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, जबकि यहाँ पे उल्टी बात बोली गई थी कि उपजाऊपना उनका चला जाता है। यही गलत है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी में बात की जा रही है कि ये उनकी मांसपेशियां होती हैं जिनकी वजह से वो अपना साइज़ कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन। तो ये भी बात एकदम सही है। फिलहाल इसका आंसर होगा सी। मोशन का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी चाल रिपीट करती जाएगी? जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, वो आगे पीछे ही घूमता रहता है। जैसे कोई झूले वाली चेयर होती है, आर्म चेयर जिसको बोलते हैं, उसमें आगे पीछे बस आप घूमते रहते हो। इस टाइप के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, ए। क्योंकि बस दो ही टाइप के मोशन होते हैं, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में या फिर एक्सट्रीम राइट में। सर्कुलर मोशन में बॉडी गोल गोल घूमती रहती है जो भी ऑब्जेक्ट है, और इस वाले मोशन की एक खासियत है कि इसके अंदर स्पीड हमेशा सेम होती है लेकिन वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है, कीप्स ऑन चेंजिंग। बिकॉज वेलोसिटी बदली हुई मान ली जाती है अगर डायरेक्शन बदल रही हो, और सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन हर पल चेंज होती है जब तक बॉडी मोशन में है। ये तो हो गया सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल मैरी गो राउंड, ये जो हवा में झूला होता है ना ऊंचा सा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। टायर इसका एग्जाम्पल हो गया। रेक्टिलिनियर मोशन, ये एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में जाते हैं तो या तो आप सीधे ऊपर जाएंगे या फिर सीधे नीचे, आपको दाएं बाएं मुड़ना अलाउ नहीं है। जैसे वेंडिंग मशीन से ऑफिस में आप कॉफ़ी निकालते हैं तो कॉफ़ी सीधे नीचे गिरती है, ऐसा तो है नहीं कि वो लेफ़्ट राइट भाग जाती है, अदरवाइज़ आपके कप से वो बाहर निकल जाएगी। ये रेक्टिलिनियर में होता है। 68 नंबर में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके आर पार इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता है, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जो सब्सटेंस अपने आर पार से करंट को गुजारना अलाउ करते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टर। जितने भी मेटल हैं वो सब कंडक्टर हैं। उसके अलावा ये बात वैसे गलत है, इस वजह से ये सही नहीं हो पाएगी, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, जो अपने आर पार करंट नहीं जाने दे उन्हें इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहा जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे जितने भी प्लास्टिक के सब्सटेंस हैं वो सब इंसुलेटर हैं। ये भी गलत। एयर और थर्माकोल दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं है कि हवा में आपको करंट लग जाता है, ये बात गलत है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से सही नहीं है, नन ऑफ दीज, डी। इसमें बताइए वर्मी कंपोस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
अर्थवॉर्म यानी केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, और इसका रीज़न थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ भी था, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। ये जो भी एक्सक्रीशन निकालते हैं अपनी बॉडी से, उनसे हमारी मिट्टी की उपजाऊ वाली जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है उसकी। और दूसरा है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड अर्थवर्म। लाल कलर के जो केचुए हैं उनकी वजह से जो आप कंपोस्ट बनाते हो, इस वाले प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है। ये बात यहाँ से सही है, तो दोनों बातें सही हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव पे ही टिक करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे ऑप्शन में कि सिर्फ ए और बी सही है। डी सी भी पढ़ ही लेते हैं, जिसमें लिखा है कि लाल कलर के जो भी केचुए हैं उनके दांत नहीं होते और वो ज़्यादा गर्म और ठंडे एटमॉस्फेयर में नहीं पाए जाते। एकदम सही बात है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आप कौन कौन से मेटल का यूज़ करेंगे? तो कार्बन, जो कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज स्टील की आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो अगर एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये पूछ लें कि कौन से सब्सटेंस को आप ऐड करेंगे ताकि आपके पास जो भी स्टील है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो वो है कार्बन। तो फिलहाल कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ये चारों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ए, इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है? तो ये उसी कलर की ब्लड सेल है जिस कलर का मेरा पेन है, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी। ये तो रेड ब्लड सेल का काम हो गया। WBC यानी वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉट, यानी एक बार ब्लड आपके शरीर से निकलने लगा तो दोबारा रुकना भी तो चाहिए, इस चीज़ में हेल्प करती हैं प्लेटलेट। एक और चीज़ है कि ऐसा विटामिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करें, खून को रोकने में, खून बहने को रोकने में, मतलब उसका नाम है विटामिन के। ऐसे दो टेम्परेचर बताइए। पहला टेम्परेचर वो होगा जिसमें कोई लिक्विड उबलना चालू कर देता है, तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और दूसरा ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड पिघल के लिक्विड बन जाए। फॉर एग्जांपल आइस सॉलिड है, पिघल के पानी बन जाए, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी। सब्लिमेशन का मतलब ऐसा कन्वर्जन जिसमें कोई सॉलिड सीधे सीधे उड़ के गैस बन जाए, बीच में जो लिक्विड वाली स्टेट है ना वो बाईपास हो जाए, वो आए ही नहीं, सीधे सीधे सॉलिड गैस में बदल रहा है। ऐसा होता है डेली लाइफ में हमारे कपूर के साथ और अमोनियम क्लोराइड के साथ। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि सब्लिमेबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कपूर कैम्फोर। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी में? इसका नाम है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी। जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात है तो ये हमारी नाक के ठीक पीछे पाई जाती है और मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन है उसके बेस पे पाई जाती है। तो ब्रेन के बेस पे और नाक के ठीक पीछे कौन पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये पाई जाती है वॉइस बॉक्स, जिस हिस्से से हमारी आवाज़ निकलती है उसके ठीक नीचे, वॉइस बॉक्स जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, उसके ठीक नीचे गले के आसपास पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। और जो थाइमस ग्लैंड है वो दो फेफड़ों के ठीक बीचों बीच पाई जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा फ्रिक्शन फोर्स है जो कि स्टैटिक सरफेसेस यानी जो मूव नहीं कर रही हैं, एक जगह पे रुकी हुई हैं, इनके बीच में लगता है? तो इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन सी। अब स्टैटिक रोलिंग और स्लाइडिंग तीनों में सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? तो स्टैटिक फोर्स सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है स्लाइडिंग का नंबर और सबसे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये ऑर्डर भी सीधे सीधे आ सकता है। इनमें से कौन सा विकल्प है जिसे हम टिक कर पाएंगे और इस आधार पर टिक कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमें मिलेंगे, यानी ऐसे फोर्स जो कि लग तो जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको दो बॉडी को आपस में
टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवन आस पास भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर जो फोर्स स्ट्रॉन्ग मिला तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया और मैग्नेटिक हो गया। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्ज के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मास के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, यानी कि बॉडी आपस में नज़दीक भी आ सकती हैं और दूर भी भाग सकती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में हमेशा बॉडी नज़दीक आएंगी क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स की जहाँ तक बात है तो वो सभी बॉडी में नहीं लग पाता है, उसके लिए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होना हमारे पास ज़रूरी हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा डी। इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज हमें लाल कलर का दिखता है? तो ये रीज़न होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और एप्लीकेशन है कि समुद्र का पानी हमें नीला क्यों दिखता है। इसके अलावा ज़्यादातर हमें जो स्काई है, आसमान, वो क्यों नीला दिखता है। ये इन दोनों का भी रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के भी ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, जिनमें से एक है कि एक्चुअल टाइम के 2 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है जबकि 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त चलता है। तो ये जो लेट हो जाना और उसके बाद में जल्दी सूर्योदय होना, ये चीज़ डिपेंड करती है रिफ्रैक्शन पे। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो रिफ्रैक्शन का है। डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट और साउंड दोनों का होता है, जिसमें साउंड के डिफ्रैक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि दूसरे कमरे से आप किसी की आवाज़ सुन सकते हो। ऐसा डेली लाइफ में बहुत बार होता है, लेकिन इसका रीज़न है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। एग्जैक्ट डेट बताइए जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCC इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 50 से ज़्यादा देशों का सपोर्ट प्राप्त है आज की डेट में। ये लागू हुआ था 21 मार्च साल 1994 को। ऑप्शन बी। अर्थ पीरियड यानी पृथ्वी काल, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ये संबंधित है कि किस तरीके से हम पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंजेस से, यानी जो समय समय पर जलवायु परिवर्तन होता रहता है, इसको कैसे समझ सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। ये सारी जानकारी अर्थ पीरियड के बारे में सही है। ऑप्शन सी। अर्थ की अगर बात चली गई है तो एक अर्थ डे मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। 1970 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था और तब से ये हर साल मनाया जाता है। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी पे पहुंचती है, कि ये अगर पृथ्वी है और ये सूर्य की किरणें और उनसे उत्पन्न होने वाली रेडिएशन यहाँ पहुँच रही हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे अर्थ के फेस में, जो अपनी एक्सिस पर है। यानी ये सीधे नहीं, ऐसे एंगल वाइज टिल्ट भी हो सकती है, इधर भी झुक सकती है और इधर भी। और ये जो झुकाव है अर्थ का अपने एक्सिस पे, ये डिपेंड करता है कि कितनी रेडिएशन उस तक सूर्य के द्वारा पहुंचाई जा रही है। ये बात बोली थी मिलुटिन मिलानकोविच ने, यही इनका प्रोनाउंसिएशन है। ऑप्शन डी। ये जो साइंटिस्ट हैं ये सर्बिया के अपने समय के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और जिनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं। ये कौन से देश के थे? तो सर्बिया के। ये भी बात ध्यान रखिएगा। काइटो प्रोटोकॉल के लागू होने की एग्जैक्ट डेट बताइए। तो ये है 16 फरवरी 2005। ऑप्शन ए। काइटो प्रोटोकॉल कई सारे देशों के बीच में ऐसा समझौता था जिसके तहत वो लोग आपस में मिलकर ये डिसाइड करते थे कि क्या लिमिट होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की, कि कौन सा देश कितना ग्रीन हाउस गैसें निकाल सकता है, और अगर लिमिट ज़्यादा हो रही है तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस होती है वाटर वेपर, ज़्यादा अमाउंट में भी पाई जाती है और ग्लोबल वार्मिंग करने में ज़्यादातर यही रिस्पॉन्सिबल है, H2O गैस, वाटर वेपर। इसको काइटो प्रोटोकॉल इस वजह से नाम दिया था क्योंकि ये काइटो नाम की जगह है जापान के अंदर जहाँ पे ये समझौता डिसाइड हुआ था। ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जो इस समय तो यूज़ नहीं हो रहे हैं उतना ज़्यादा, लेकिन आगे इनमें बहुत सारी संभावना है। अगर इन पर रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती रही तब जाके इनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये हैं हमारे संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ऑप्शन सी। जैसे इस समय जो विंड एनर्जी के रिसोर्सेस हैं ये ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे विंड ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहाँ से हम दूर बैठे विंड को एक्सेस करने में सक्षम हो पाए, तब हम देखेंगे कि विंड से बहुत सारी संभावना है। ऐसे ही एक और है ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जहाँ से हम समुद्र के पानी का यूज़ करके बिजली बना सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब इनमें से किसने लिखी है? तो ये लिखी है एडम स्मिथ ने, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। इनको 2 टाइटल मिले हुए हैं, जिनमें से एक है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक, और दूसरा टाइटल इनको मिला है फादर ऑफ कैपिटलिज्म। ये भी बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिक्स, इसके अंतर्गत कार्य करता है और ये देश की नेशनल इनकम निकालने का काम करता है। इसके अंदर जितना भी स्टाफ है वो सब एक ही बात को लेकर डेडिकेटेड होते हैं कि हम डेटा निकाल के दें देश में जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हो रही हैं उसका। इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 को। और एक और बात ध्यान रखिए, देश में सबसे पहला कंप्यूटर यहीं पे लाके इंस्टॉल किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वेजेस टू बी लोअर देन प्राइजेस? मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफिस का जितना भी मुनाफा आता है, जो भी ऑफिस का प्रॉफिट है, वो उन पे नहीं बट पाता है, उनकी सैलरी इनफैक्ट कम मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफिस का जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, वो प्रॉफिट लाने में वहाँ के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है, तो उन्हें प्रॉफिट क्यों मिले? सीधी सी बात ये समझ में आती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो ये जाएगा, ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन बाई लेबर्स, या फिर कह लीजिए ड्यू टू लो लेबर पार्टिसिपेशन इन GNP। जब उसमें उनका हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया, तो प्रॉफिट क्यों मिले? ऑप्शन ए। साल 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पर कैपिटा इनकम कितनी कैलकुलेट करके बताई थी हर एक भारतीय की? तो इन्होंने बोला था कि हर एक भारतीय की इनकम एक दिन की 20 रुपये है बस, ऑप्शन बी। और ऐसा इन्होंने कब किया था? जब इन्होंने 1 साल पहले यानी कि 1867 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से भारत में जमा जो भी धन है, जो भी संपदा है भारत की, उसमें भारतीयों का कोई भी अधिकार नहीं है और उनको पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। इन विच सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी देश की कोई भी इकोनॉमिक व्यवस्था है, मान लीजिए कोई देश है इंडिया, डज दिस शेयर ऑफ दिस सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस, सर्विस सेक्टर का शेयर देश की GDP में बढ़ रहा है जबकि प्राइमरी सेक्टर का कम हो रहा है। जैसे मान के चलें कि जितने भी ऑफिस रिलेटेड काम है, जैसे IT इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब, इन सब में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन खेती वाली जो चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, इनमें कंट्रीब्यूशन घट रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब देश में जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो सीधे कस्टमर के लिए काम करता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। वो सीधे सीधे ग्राहकों को उनकी सर्विस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग काम कराता है। तो ग्राहकों को अगर इनके पास जाना है तो उनके पास रुपए होने चाहिए ना सफिशेंट, और वो तब हो पाएंगे
जब नेशनल इनकम बढ़ेगी, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। सी। बिहार राज्य के अंदर दूरदर्शन केंद्र सबसे पहले कब और कहां पर स्थापित किया गया था? तो साल 1978 में मुजफ्फरपुर के अंदर ऐसा किया गया था। डी। उसके बाद है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है छपरा में। बी। बिहार की जो विधान परिषद है, अच्छा, इंडिया में ऐसे कितने राज्य हैं इस समय जहां पे विधान परिषद है और उनका नाम? ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बिहार इसमें शामिल है, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि वहाँ पे जो विधान परिषद है वहाँ पे सदस्य कितने वर्षों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। सी। ये सेम टू सेम राज्यसभा वाला कंसेप्ट है कि वैसे तो टाइम पीरियड 6 साल का है, लेकिन 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर भी होंगे। सेम यही कंसेप्ट बिहार की विधान परिषद में भी लागू होता है। उसके अलावा 90 नंबर है कि वो महीना कौन सा है जब बिहार में मानसून लौट के आता है? पहली बार आने वाला महीना आपसे नहीं पूछा, वो तो जून है। उसके बाद दोबारा बारिश कब चालू होती है? अक्टूबर के मिड में, मतलब 15 से 20 अक्टूबर के बीच में। ए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बिहार की जो विधानसभा है, विधान परिषद के बारे में बात नहीं हो रही, विधानसभा के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे कितने मेंबर हैं इस समय? बताइए 2020 के हिसाब से। तो ये हैं 243। हुआ ये था कि साल 2000 में जब झारखंड बना था उससे पहले 324 मेंबर थे बिहार की विधानसभा में, लेकिन झारखंड बनने के बाद में बाकी के उधर चले गए, इनके पास सिर्फ 243 बचे। अब ये बताइए कि झारखंड कब बना था? एग्जैक्ट डेट बताइए साल 2000 की। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, कोसी नदी, जिसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को। अब इसमें जो कोसी परियोजना है उसका निर्माण कब हुआ था? तो ये था साल 1954। डी। उसके बाद यहाँ पे बताइए 93 नंबर में कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने साल 1620 में पटना के अंदर क्रिश्चियन चर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना की, जो ऑफिशियल ऑर्डर थे वो दे दिए थे कि हाँ आप वहाँ पे चर्च बना लीजिए जाके। ऐसा हुआ था जहांगीर के राज में। ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था कि अगर आपको पता है कि साल 1620 के आसपास इंडिया में कौन से मुगल शासक का राज था, तो जहांगीर का। उसके बाद है कि बिहार की एकमात्र तेल शोधक इकाई की जहाँ पे ऑयल को प्योरीफाई किया जाता है, कहाँ पे है ये? तो ये बेगूसराय के अंदर बरौनी में है। ए। उसके बाद इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी अभी मी अन्नपूर्णा नामक जो इनिशिएटिव है वो लिया है? मी अन्नपूर्णा ये जो भाषा है कौन सी है? अगर आपको ये आइडिया है कि ये मराठी में ये भाषा है, तब आप सीधे महाराष्ट्र को टिक करते और आगे बढ़ते, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम चालू हुई थी जिसके अंतर्गत किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प की जानी है। कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से जो भी आने वाली चीज़ें हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है वो देश, अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई भी चीज़ इसके यहाँ आएगी तो वो सीधे सीधे 80% का टैरिफ उस पर लगा देगा। यानी इस देश की सीमा अगर पार करनी है तो 80% हिस्सा सरकार का। ये चीज़ किसने करी है अभी अभी? तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन ए। वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस इस महीने की कौन सी तारीख को मनाया गया था? मई में। तो ये 23 मई को मनाया गया था। बी। अब इस दिन को मनाने का पर्पस ये है कि कछुओं की जो भी विलुप्त होती प्रजातियां हैं ना, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और उनको किस तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस बारे में बात करना। यूपी स्टार्टअप फंड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव अभी अभी चालू किया है। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए ये चालू किया गया है? तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
यानी जो भी प्रवासी मजदूर हैं और स्पेशली जो गांव साइड से आए हैं, इनको अच्छे से ट्रेन करना ताकि इनकी स्किल के अनुसार इन्हें जॉब दी जा सके। टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ, सेल्फ डिपेंडेंस, एक बार जॉब मिल गई तो आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, सभी को पता है। और रूरल एरिया, जैसे पहले बात हुई, गांव साइड से आने वाले लोगों के लिए, तो ऑप्शन डी। 99 नंबर बात करेंगे, इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी अभी राजीव गांधी फार्मर जस्टिस स्कीम, ये वाली नई स्कीम लॉन्च करी है ताकि वो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दें, यानी जो भी गांव साइड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोविड-19 महामारी के कारण बहुत ज़्यादा उन पे दुष्प्रभाव पड़ा है, उनको फिर से उठा के खड़ा करने के लिए, ताकि वो सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहें। कौन सी राज्य सरकार है ये जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इस समय। जम्मू और कश्मीर, जो कि जुलाई 2019 के बाद राज्य नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसने अभी अभी कौन सा ऐसा इनिशिएटिव चालू किया है, जिसे प्रोग्राम कह सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने से अपने यहाँ के लोगों को बचा सकें और उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, इस बारे में काम कर सकें। तो ये स्कीम है सुकून कोविड-19 बीट दी स्ट्रेस। स्ट्रेस को हराना है और कोविड-19 के बीच में सुकून से रहना है, ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ सेक्शन के बारे में, और आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लगातार वो इसी सेक्शन से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन इज 12 टाइम्स द डिवाइज़र, जितना भी डिवाइज़र है क्वेश्चन उसका 22 गुना है। एंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 7 लेस देन 2 टाइम्स द डिवाइज़र। रिमाइंडर कब मिलेगा? जब आप डिवाइज़र का डबल करोगे और उसमें से 7 निकाल लोगे। डिविडेंड बताइए अगर क्वेश्चन 110 है तो क्वेश्चन 110 है, लेकिन 110 होने के बावजूद डिवाइज़र का 22 गुना है, तो डिवाइज़र कितना रहा होगा? 110/22, यानी डिवाइज़र जो है 5 है। रिमाइंडर कब मिलेगा? जब डिवाइज़र का डबल करोगे, 5 का डबल 10 होगा, 7 कम किया तो 3, और क्वेश्चन तो 122 है ही। तो डिविडेंड क्या होता है? डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, और इस पूरे में रिमाइंडर जोड़ना होता है। डिवाइज़र हमारे पास में 5 है, क्वेश्चन 110 है, माइनस का 3, 555, माइनस क्यों प्लस होगा, सॉरी, ये 550 प्लस 3 553, ऑप्शन डी। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताइए पूरे का। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट वाले पे फोकस करते हैं, बाकी सबको इग्नोर। तो इसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 193, और इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 77। अब 193 पावर लेना बहुत असंभव सा काम है 7 की, तो इसे छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है? 7। तो अगर बेस 2, 3, 7 या 8 हो तो हमेशा जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है? 193। इसको अगर हम 4 से पूरा काट दें और रिमाइंडर लिखें तो देखेंगे किसी ना किसी बार में 192 पूरा कट जाएगा, बिकॉज 192 4 के मल्टीपल में आता है। तो एक बच्चा आएगा, तो 193 को रिप्लेस करेंगे 1 से। ऐसे ही 19 चौके 76 पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, तो इस 77 को 1 से रिप्लेस करेंगे। 7 टू द पावर 1 7, 2 टू द पावर 1 2, 7 दूनी 14। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? तो 4, ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ 16 वीमेन इज 12। 16 औरतों की एज ऑन एन एवरेज 12 है। इफ़ द एज ऑफ ईच वीमेन इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 4 इज एडेड टू इट। हर एक औरत की एज को 3 से गुणा करो और जो आए उसमें 4 जोड़ दो। तो बताइए नया एवरेज क्या होगा? एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है कि हर एक को 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, तो ऐसा आपने हर एक के साथ किया ना, और वही काम आपको एवरेज के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इफेक्ट हर एक के ऊपर पड़ता है वही एवरेज के ऊपर भी पड़ता है।
तो एवरेज कितना है 12, 12 में 3 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 12 तिहाई 36, 4 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ 4 नंबर्स आर दीज। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर है। ये 2x होगा, ये x होगा, ये 4x होगा और ये 3x होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, 2x और x कितना हुआ 3x। ये किसके बराबर है, तीसरे नंबर के 75% के बराबर है। तो अगर आप 4 का 75% यानी 4 का 3/4 करेंगे तो 3x ही तो आएगा ना। तो ये डेटा हमारे लिए काम का नहीं है। कौन सा, कि पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो जो नंबर आएगा वो तीसरे का 75% है, वो तो वैसे भी है बिकॉज 3x 4x का 75% ही तो है। तो इस डेटा को इग्नोर किया हमने। एंड इफ फोर्थ नंबर इज 18 मोर देन दी सेकेंड, यानी कि चौथा नंबर दूसरे से 18 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे और दूसरे के बीच में 18 का गैप है। तो चौथे और दूसरे के बीच में कितने का गैप है, 3x और x 2x का गैप हुआ ना। 18 के बराबर है, x बराबर हुआ 9। हर एक को 9 गुना कर लीजिए, सभी नंबर अलग अलग आपको मिल जाएंगे। पहला होगा 9 का डबल 18, दूसरा स्वयं 9, फिर होगा 9 चौक 36, फिर 9 तिहाई 27। इन सबको जोड़िए बिकॉज हमसे पूछा है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ 4 नंबर। सबको जोड़ो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। 36, 27, 63, 63, 9, 72, 18, 90। 90 को क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 9। 9 जो है वो 3 के फॉर्म में बाहर आएगा और ये जो 10 है वो रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा, 3√10। ऑप्शन सी। The amount of water is 25% of the amount of spirit in a mixture of 180 लीटर। 180 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं। पहला स्पिरिट शामिल है यानी मिथाइल अल्कोहल, और दूसरा पानी शामिल है। जितनी भी स्पिरिट है उसका 25% अपने पास पानी है। तो स्पिरिट अगर x है तो पानी इसका 25%, 25% यानी 1/4। ये x/4 होगा। 4 को उधर भेजेंगे तो अगर स्पिरिट 4x है तो पानी x है। 4 को इधर भेजा तो ये 4 उधर गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लीटर है। 5x बराबर 180, x बराबर 36। इसका मतलब ये हुआ कि पानी 36 लीटर है, बाकी 180 माइनस 36 यानी 144 अपने पास स्पिरिट है। ये बात है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, इस मिक्सचर में हम और कितना पानी डालें ताकि द रेशियो ऑफ वाटर बिकम्स 2 टाइम्स द रेशियो ऑफ स्पिरिट। कितना पानी डालें ताकि इस पूरे सोल्यूशन में जो पानी है वो स्पिरिट से दोगुना हो जाए, इतना मतलब पानी मिलाना है। तो करना क्या है हमको, पानी जो है वो 2 इंटू स्पिरिट हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। अगर स्पिरिट को इस तरफ लाएंगे तो वाटर डिवाइड बाय स्पिरिट बराबर 2/1। थोड़ी स्पेस बनाते हैं। पानी एक तो पहले से हमारे पास 36 लीटर है, उसमें मान लीजिए x मिला दिया, डिवाइड करेंगे स्पिरिट से जो कि 144 ही बनी रहनी चाहिए। ये 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 144 का डबल 288 माइनस 36 यानी 252। इतना ही पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन डी 252 लीटर। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15%। मान लीजिए पहले 100 था, 100 का 15% यानी 15, 15 जोड़ा तो 115 हो गया। लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि हम यही प्राइस लेंगे, रेशियो भी ले सकते हैं। 520 ज़ा 523 ज़ा, अगर 20 रुपये था तो 23 रुपये हो गया। इस बात का मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंट द प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड। 23 से हम कितना घटा दें कि 20 आ जाए, तो 3 घटाना पड़ेगा। कितने परसेंट से घटा दें, 23 पे खड़े थे ना आप, तो 23 से ही डिवाइड कर दीजिए। गुणे में 100 करिए, परसेंटेज चाहिए आपको। 300/23, 23 तिहाई 69, एक बच गया। तो लगभग 13% आपको कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी। द मनी विद अन्नू इज 3 टाइम्स दैट ऑफ नेहा। तो ये है अन्नू और ये है नेहा। नेहा हैज़
50% मोर देन पूजा, तो जितने भी रुपए पूजा के पास हैं, मान लीजिए 100, नेहा के पास उससे 25% ज़्यादा है, यानी 100 का 25%, 25, 125 रुपये नेहा के पास हैं, 25 ज़्यादा 100 से। और उसके बाद में अन्नू के पास कितने हैं? नेहा से 3 गुने, 125 का ट्रिपल होता है 375, इतने रुपए नेहा के पास हैं। अगर हम इसका रेशियो लेना चाहें तो 25 से काटेंगे, 15 बार में 375 गया, 5 बार में 125 गया और 4 बार में 100 गया। तो 15x, 5x और 4x इनके पास रुपए हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ देयर वेल्थ इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ 24, 24 का 4 गुना यही एवरेज हो जाता है इनका। इनका एवरेज कैसे निकलेगा? 15, 5, 20, 4, 24x बटे में 3, ये करना पड़ेगा हमको। ये एवरेज हुआ, ये 3 उधर गया पहली बात, लेकिन इससे पहले 24 से 24 काट डालिए आप, 4 तिहाई 12, x बराबर आ चुका है 12। व्हाट विल बी द सम ऑफ मनी ऑफ पूजा एंड अन्नू? पूजा और अन्नू के पास कितने हैं? 15x प्लस 5x 20x, 20x, x बराबर अपने पास है 12। लेकिन ये मैंने गलत गिन लिया, सॉरी, हमें चाहिए पूजा और अन्नू यानी इनका। 15 4 19, 19x, 19 गुणे 12, 19 को लिख दीजिए 20 माइनस 1 गुणे 12, 240 माइनस 12 यानी 228, ऑप्शन सी। द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। मान लीजिए पहले एक चॉकलेट 100 रुपये की थी, 25% यानी 25 रुपये बढ़ गई तो 125 हो गई। रेशियो लेने के लिए आप काट सकते हैं 25 से, 4 बार में 100 गया और 5 बार में 125, मतलब पहले एक चॉकलेट अगर 4 रुपये की थी तो अब की बार मिलने लगी है 5 रुपये की एक, ये इस बात का मतलब है। देन राहुल हैज़ टू पे 10 रुपीज़ मोर टू बाय 10 चॉकलेट। राहुल ने 10 चॉकलेट खरीदी, तो पहले अगर हम बात करें तो एक चॉकलेट है 4 रुपए की, तो 10 कितने की पड़ेंगी? 4 दहम 40 रुपए की। दूसरी सिचुएशन में यही 10 चॉकलेट 5 दहम 50 रुपए की मिलेंगी। तो 10 चॉकलेट खरीदने के लिए पहले राहुल दे रहा था 40 रुपये, अब की बार दे रहा है 50 रुपये, तो कितने रुपए ज़्यादा दे रहा है? 10 रुपये। और यही इन्होंने सवाल में भी बोला है कि 10 ही रुपये ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब जो हमने प्राइस माना है वो सब कुछ सही है। व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? तो 50 रुपये, ऑप्शन बी। When the marked price of a bicycle is decreased from 1050 to 875, अगर MRP 1050 की थी तो कस्टमर मोल भाव करा के 875 रुपये में इस साइकिल को ले गया। इस बात का मतलब ये है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि 1050 रुपये MRP थी, अगर इतनी थी तो 875 रुपये में साइकिल बिकी। इस बात का मतलब ये हुआ। तो कितने रुपए कम में बिकी? 875 से 1000 कैसे बना सकते हैं? 25 उधर, 100 उधर, 125 और 50 इधर, बिकॉज 1050 है। 175 रुपये ज़्यादा में बिकी कि नहीं? मतलब 175 रुपये ग्राहक ने कम करा लिए, सॉरी, और ऐसा होने से 5% का घाटा हो गया। तो 5% बराबर हुआ 175 के, क्योंकि अगर ये ना होता तो 5% भी ना होता। तो बताइए मार्क्ड प्राइस कितना है? 100%, बिकॉज कोई भी चीज़ शुरू में इतनी ही होती है। 175 इंटू 100 बाई 5, 520 ज़ा 175 का डबल 350 और एक जीरो, 3500 रुपये MRP थी साइकिल की, ऑप्शन ए। A woman gives 10% discount on selling 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस। बेचने पर 10 रुपये का डिस्काउंट दे देती है, 10% का मतलब अगर मान लीजिए MRP 100 रुपये है तो वो 10 रुपये कम करके 90 में दे देगी। इस बात का मतलब ये है। निकिता बाउट अ किलो ऑफ पोटैटोस एट 16.50, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16.5 रुपये में खरीदी चीज़ 19 रुपये 80 पैसे में बेच दी। तो बताइए प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट निकालते समय आपको कितने पे ख़रीदा ये पता होना चाहिए और कितने में बेचा वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट लेके आई, इस बात का मतलब कुछ नहीं है, ये डेटा हमारे लिए रिडंडेंट हो गया। सिर्फ ये याद रखिए कितने में ख़रीदा इतने में बेच दिया। तो फ़ायदा कितने का हुआ? 19 रुपये 80 पैसे में से 16 रुपये 50 पैसे चले गए, तो 3 रुपये 30 पैसे इसका मतलब बचे हुए हैं, इतने का ही फ़ायदा हुआ है।
ये 16.50। अगर इस पे हम 10% का फ़ायदा दें तो 1.65 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, 1.65 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़ायदा तो 3.30 का हुआ है ना, जो कि 1.65 का जस्ट डबल है। एक 1.65 का 2 गुना है 3.30। तो अगर 10% का फ़ायदा हुआ होता तो 1.65 डबल फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब डबल परसेंटेज में भी फ़ायदा हुआ होगा। तो 10% ना होके 20% होगा। ऑप्शन डी। इतना ही आसान था कैलकुलेशन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो दिस। तो 3, 4, 5 देख के आपको क्या समझ में आता है? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 5 हमेशा 90 के सामने होगा, बाकी 3, 4 कहीं पे भी दे दीजिए। इसका एरिया हमेशा निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 5x, 3x और 4x ये हमने साइड मान ली इस ट्राइंगल की। बेस मतलब जिस पे ये ट्राइंगल टिका है 4x। हाइट मतलब जो बेस पे 90 बनाए। कौन बना रही? 3x। इसका एरिया होगा हाफ इंटू 4x इंटू 3x, यानी कि 6x स्क्वायर। ये एरिया किसके बराबर होगा? एक ऐसे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा जिसका पेरीमीटर 28 है। पेरीमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई का डबल। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के 14 हो जाएगी, जहाँ पे लंबाई 6 है। तो चौड़ाई हो जाएगी बाकी की 14 माइनस 6 यानी कि 8। लंबाई चौड़ाई पता है, एरिया कैसे निकलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 6 इंटू 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? तो ट्राइंगल का एरिया कितना है? 6x स्क्वायर, 6 अट्ठे 48। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो आंसर इसका हो गया 48। फिर है 12 नंबर। एक शर्ट खरीदी गई और 3 बार मोल भाव उस पर किया गया। पहली बार 15% डिस्काउंट मिला, दूसरी बार 20% और तीसरी बार 25%। तो कुल मिला के ये बताइए कि जब फाइनली वो शर्ट बिकी तब ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल चुका था। ऐसा इसमें कतई नहीं करते हैं कि 25, 20, 45, 15, 60, नहीं। मान लीजिए कि MRP 100 थी, पहली बार 15% कम हो गए, यानी 15 कम हो गए, 85 बचे। अब की बार इस 85 पे 20% का डिस्काउंट मिला। अगर 10 का मिलता तो दाहिनी तरफ के बाद एक के बाद पॉइंट, 8.5, 20 मतलब डबल, 8.5 का डबल 17। 17 रुपये कम हो गए तो कितने बचे? 85 माइनस 17 यानी 68। अब इस 68 पे 25% का मिला, मतलब 1/4। 68 का आधा होता है 34, उसका भी आधा होता है 17। एक और बार 17 रुपये कम हो गए, 51 रुपये बच गए। तो जो चीज़ 100 रुपये की थी 51 रुपये में बेची जा रही है, इसका मतलब 49 रुपये का उस पर डिस्काउंट मिल चुका है। 100 पे 49 यानी 49%। बी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट बिकम्स 1950 इन 4 ईयर्स। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल गया, 1950 रुपये। लेकिन जिस भी रेट से मिला उसको अगर 5% बढ़ा दिया जाए तो उतने साल में इंटरेस्ट इतना मिलता, 2340। अगर मान लीजिए 5% का फ़र्क ना पड़ता तो कितने रुपए का फ़र्क पड़ चुका होता? 2340 माइनस 1950 यानी 390 रुपये का फ़र्क पड़ा है 5% बढ़ाने से। तो 5% का मतलब हुआ 390। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमेशा 100% माना जाता है, ये कितना है? तो 5 से बनाना है 100, तो गुणे में 20 करेंगे, इधर भी करेंगे। 39 का डबल 78 और 2 जीरो, 7800 का अमाउंट था जो कि उधार लिया या फिर दिया गया। डी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अगर ब्रदर को इस तरीके से लिखते हैं तो ड्राउट को कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा वर्ड है ब्रदर, DOQQJBT, ये इसका कोड है। तो B से D +2, R से O -3, बिकॉज R 18, O 15, 3 का गैप, वो भी माइनस का। O से Q +2, T से Q -3, H से J +2, E से B -3 और R से T
+2, तो +2 -3 +2 -3, इस तरीके का गैप आगे बढ़ रहा है। तो ड्राउट में भी हम वही करेंगे, D से +2, 4 2 6 मतलब F, फिर -3 R -3 O, 18 में 3 गया 15 जिसका मतलब O होता है। फिर उसके बाद +2, O से +2 किया तो Q बना, V से -3 यानी कि U से मतलब -3 R, G से +2 I, H से -3 E, T से +2 V, तो F O Q R I E V। ये चीज़ आपको सीधे सीधे ऑप्शन बी में दिखेगी, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल फिर से कोडिंग का, व्हाट इज दिस का मतलब पी टी री और इस दिस रॉकी का मतलब टी पी सी। तो एक तो पी टी री टी पी सी, तो टी और पी दोनों जगह पे कॉमन है। उसी तरीके से इज दिस भी कॉमन है। इज की अगर हम बात करें तो टी या पी किसी के साथ जाएगा और दिस भी इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा। तो दिस का कोड पूछा है जो कि कंफर्म तो नहीं हो पाया है, लेकिन टी और पी में से किसी एक उसका आंसर बन जाएगा, इन दोनों में से कोई एक। तो टी या फिर पी, ऑप्शन सी। हमारे पास नंबर का एक ग्रुप है 7, 35 और 105। तो क्या पैटर्न लगा, 7 से 35 मतलब गुणे में 5, 35 से 105 मतलब गुणे में 3, 5 और 3 के बीच में गैप है 2 का। आप इसको 5 3 8 भी बोल सकते थे। देखते हैं कौन सा लॉजिक फॉलो करता है। 8 से 64 मतलब गुणे में 8, 64 से 384 मतलब गुणे में 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2 का गैप इधर भी, 2 का गैप इधर भी। तो बस ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी आप देखिए 20 और 186 एक दूसरे से कटते ही नहीं है। ऐसे ही 6 से 48 इंटू 8, 48 से 96 इंटू 2, तो ये तो 6 का गैप हुआ ना, 2 का तो नहीं हुआ। सी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता था। 9 से 81 गुणे में 9, 81 से 324 गुणे में 4, ये तो 5 का गैप हुआ ना, 2 का तो नहीं हुआ, इस वजह से ये भी गलत। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए का मतलब 2, बी का मतलब 4 और सी का मतलब 3, ये सब कोड हैं। वैसे A1 होता है, B2 C3 ये सबको पता है, लेकिन इन्होंने 1 2 3 ना लेके 2 4 6 दिलवा दिए। इसका मतलब जो भी अल्फ़ाबेट है उसका जो भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है उसका डबल चाहिए हमें, ये इस बात का मतलब है। तो बताइए, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द कोड्स ऑफ 10th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द राइट। हमें सबसे पहले तो सम निकालना है। किस किस लेटर का सम निकालना है, बाईं तरफ से जो 10वां है, तो बाईं तरफ से 10वां कौन होता है, 10 किसका न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होता है, जे का। लेकिन 10 ना लेके हम 20 लेंगे बिकॉज हमें डबल चाहिए। तो एक नंबर तो आया 20, अब 20 में हम क्या जोड़ें वो देखना पड़ेगा। इन्होंने बोला है दाईं तरफ से 14वां नंबर चाहिए, तो बाईं तरफ से कितना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर x है, वो दाईं तरफ से x है, तो बाईं तरफ से कितना होगा, 27 माइनस एक्स। यही तो मतलब हुआ, बिकॉज दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट तब माने जाते हैं जब इनके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम 27 हो जाता है। तो जो चीज़ दाईं तरफ से 14वीं है तो बाईं तरफ से कितनी होगी, 27 माइनस 14 यानी 13। 13 किसका न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होता है, m का, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। 13 का डबल 26, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को जोड़िए, 46 आता है, उसका स्क्वायर ले लीजिए, यही आपका आंसर है। 46 गुणे 46, 6 छिंग 36 का 6, यहाँ से लगा 3, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 48, 3 51 का 1 हाथ से लगा 5, 4 चौक 16, 5 21, 2116, ऑप्शन बी। ये जो आपके सामने वर्ड हैं 1 से लेकर 5, इन्हें लॉजिकल ऑर्डर में सजा दीजिए ताकि इनका कोई मतलब निकले आखिर में। हमें ये पता है कि एम्ब्रियो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे जो बच्चा है वो अभी भी गर्भ में है, वो बाहर नहीं आया है अभी रियल वर्ल्ड में। तो सबसे पहली स्थिति तो ये होती है, और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे इन्फेंसी कहा जाता है, शैशवावस्था।
शिशु होता है वो, तो 5 के बाद 2, उसके बाद जा कर के वो एडोलेसेंस बनता है, मतलब 13 से 19 वर्ष की उम्र में वो आता है। तो 5 के बाद 2 और उसके बाद 1, उसके बाद 19 के बाद वो अडल्ट बनता है, 3 अडल्टहुड, उसके बाद युवा यानी 21 से 35, 4। तो ये यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर बन गया, बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से किसी इंसान को सजा दिया। 5 2 1 3 4, 5 2 1, यहाँ पे 4 3 है, यूथ पहले रख दिया तो कोई बात नहीं, यूथ अडल्टहुड लगभग एक ही है, तो डी हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया। 5 चिल्ड्रन वर सीटेड इन अ स्कूल सेमिनार, 5 बच्चे बैठे हुए थे एक लाइन में। ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है इसके लेफ्ट में यानी ये ए आ गया। अब यही ए सी के राइट में है तो सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि इसके एकदम दाएं हमें ए मिले। डी इज़ टू द राइट ऑफ ई बट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये जो सी है इसके लेफ्ट में हमें कौन मिल रहा है, डी, और यही डी ई के राइट में है, इसका मतलब ई इधर है, इसके राइट में ये डी है। बताइए कौन बीच में है, तो सी, बिकॉज 2 उसके लेफ्ट में है और 2 उसके राइट में है, सी ऑप्शन हुआ ए। इफ़ द टाइम इन द क्लॉक इज़ 9:20, 9:20 पे ये लीजिए घंटे की सुई और ये लीजिए मिनट की, यही तो स्थिति होती है। इन विच द आर नीडल इज पॉइंटिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, ये जो घंटे की सुई है कहाँ देख रही है, वेस्ट में ही तो देख रही है ना, और वाकई वेस्ट में ही देखती है। तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन करने की हमको ज़रूरत नहीं है, जो भी पूछा है उसका डायरेक्ट आंसर आपको यहीं दिख जाएगा। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट नीडल पॉइंट, ये इसकी डायरेक्शन क्या है देख के बताइए। ये डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ती है यानी साउथ ईस्ट, डी दक्षिण पूर्व। द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर दीज, 6 लोग हैं किसी फैमिली में, एम से लेकर आर तक। द ग्रैंड मदर ऑफ पी इज़ एम, एम की दादी कौन है, पी। हु इज़ द मदर ऑफ एन, और यही पी एन की माता हैं। ये पी हैं, ये माता किसकी हो गई, एन की, और एन का बेटा कौन हो गया, एम। तभी पी जो है वो एम की दादी भी हो गई और एन की मदर भी हो गई। एक कंडीशन हम ऐसी बना सकते हैं, अगर ये आगे फेल हो गई तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर सक्सेसफुल हो गई तो क्वेश्चन इसी डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। ओ इज़ द वाइफ ऑफ एन, एन यहाँ पे मेल है तभी इसकी वाइफ हो सकती है, इसका मतलब हमने सही बनाया एकदम। ओ जो है वो एन की पत्नी है। एंड मदर ऑफ आर, अब यही ओ आर की मम्मी भी है, आर। अगर हम एन और ओ की बात करें तो इन दोनों की एक संतान पहले से थी, एम, एक और आ गई आर, तो एम और आर एक दूसरे के सिबलिंग होंगे, मतलब भाई बहन। अब यहाँ पे ये बात और है कि दोनों का जेंडर हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन पुरुष है कौन महिला, लेकिन आपस में सिबलिंग है, ये बात कंफर्म है, बिकॉज एम और आर दोनों के माता पिता सेम हैं, एन और ओ। आर इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, आर ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब फीमेल है, किसकी, क्यू की। आर के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रैंड डॉटर वो किसकी है, पी की, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आर के हिसाब से हम देखें तो इसके माता पिता एन और ओ हैं, और पी कौन है, इसके पिता की माँ यानी दादी। लेकिन ये साथ ही साथ क्यू की भी ग्रैंड डॉटर है, तो इसका मतलब क्यू पक्का इसके दादा होंगे, क्योंकि दादी ऑलरेडी हैं तो एक ही बचते हैं दादा। तो पी और क्यू एक दूसरे के दंपत्ति हो गए। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर, पी कौन है, आर की, तो ऑब्वियस सी बात है दादी हैं, ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले सारे नंबर कॉपी कर लीजिए, 36, 72, 24, 12 और 14। 36, 72 के बीच में m है जिसका मतलब है इनटू, 72, 24 के बीच में l है जिसका मतलब है डिवाइड बाई, 24, 12 के बीच में k है जिसका मतलब है माइनस, और एक बच गया प्लस जो कि इधर आ जाएगा,
जे का मतलब वैसे भी प्लस है ऊपर अगर आप देखें तो। ये 3 हुआ, 36 तिहाई 108, 108 और 14, 122 में से 12 गया 110, ऑप्शन डी। ये जो आपके सामने वेन डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द डॉक्टर हु आर साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज सर्जन। तो आपको ऐसे डॉक्टर चाहिए जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हों और सर्जन भी। इसका मतलब हमें ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो जाए। अगर हम इस 3 की बात करें जो इधर है, ये इस सर्कल में भी है, ये इस ट्राइंगल में भी है और ये इस स्क्वायर में भी है। इसका मतलब 3 ऐसा नंबर है जो तीनों फिगर में है और वही हमें चाहिए। ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। पहला स्टेटमेंट है ऑल एयरपोर्ट्स आर प्लेटफॉर्म। तो ये एयरपोर्ट जितने भी हैं सबके सब प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं। सम प्लेटफॉर्म आर बस स्टॉप। ये प्लेटफॉर्म का ये इतना सा पार्ट बस स्टॉप के अंदर आ गया। ऑल दी बस स्टॉप्स आर एम्प्टी। जितने भी बस स्टॉप हैं वो सब के सब एम्प्टी के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सम एम्प्टी आर प्लेटफॉर्म। तो ये एम्प्टी है और ये प्लेटफॉर्म, इनके बीच में कोई पार्ट कॉमन है जी, ये वाला पार्ट कॉमन है। पहला एकदम सही है। सम एम्प्टी आर एयरपोर्ट। ये एम्प्टी है और ये एयरपोर्ट, इन दोनों सर्कल के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है, ये गलत। ऑल प्लेटफॉर्म आर एम्प्टी। सारे के सारे प्लेटफॉर्म इस एम्प्टी के अंदर घुसे हैं क्या? जी नहीं, सिर्फ इतना सा पोर्शन, बाकी सब बाहर है, ये भी गलत। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर हमारा ये हुआ कि सिर्फ पहला सही है, बाकी सब गलत हैं। ओनली फर्स्ट फॉलोज, बी। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर पे, जहाँ पे हमें बताना है कि अगर 17 मार्च 1922 को फ्राइडे है तो 17 मार्च 1923 को क्या होगा। कुछ करना ही नहीं है। हमें ये पता है कि अगर दिन महीना सेम हो और साल चेंज हो और दोनों सालों में से कोई भी लीप ईयर ना हो तो सीधे सीधे एक दिन का गैप ले लेते हैं, वो भी +1। तो फ्राइडे +1 सैटरडे, सी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वाले सेक्शन से। 8 से बना दिया 19। 8 × 2 + 3, 16 3 19। 19 से 61 कैसे बना सकते हैं? 19 तिहाई 57 4 61। 61 से 249 कैसे बना सकते हैं? 61 × 4, 244 5 249। 249 से हम क्या बना सकते हैं? तो देखिएगा, पहले डबल किया और 3 जोड़ा, फिर ट्रिपल किया 4 जोड़ा, फिर 4 से गुणा किया 5 जोड़ा। तो अब की बार हम 5 से गुणा कराएंगे, 6 जोड़ेंगे। बिकॉज अगर आप n से गुणा कर रहे हो तो n+1 आपको जोड़ना है। इस पूरे में आप देख सकते हैं। तो 249 × 5, अगर 250 होता तो 250 × 5 1250। 5 कम किया 1 × 5, 5 कम किया 1245 और 6 1251, ऑप्शन बी।